वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दिया था और उसकी पिछली 2 क्लासेस में हम लोग ने अपार्ट फ्रॉम डूइंग डेफिनेशन ऑफ ऑफर हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर भी देखना चालू कर दिया था। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर में जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस the offer must be capable of creating legal relationships. Yes, we have done it. The offer must have its terms definite and clear, या फिर certainty का element होना चाहिए, uncertainty का element नहीं होना चाहिए। या तो certainty का element होना चाहिए या circumstances से हम certainty तक पहुंच सके इस बात की probability होनी चाहिए कि हम circumstances से उसका meaning uncertainty को certainty में convert कर लेवें। Then an offer is different from invitation of offer या invitation to offer या invitation to receive offer। Last class में हमने ये point देखना चालू किया था that an offer is different from invitation to offer, that is invitation to receive offer। Offer से पहले invitation to offer वाला point जिसके behalf पे दूसरी पार्टी आपको ऑफर देगी और आप उसे आइदर एक्सेप्ट, उस ऑफर को आइदर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे। ये पॉइंट हमने देखा था और हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे इनविटेशन टू ऑफर के। इनविटेशन टू ऑफर के अलग 5 या 6 क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे थे, आइए क्विकली रिवाइज करते हैं। नंबर 1, display of goods in showroom with a price tag on them is an example of invitation to offer. From whom? From the shop owner or the showroom owner। उसने जो कपड़ा, कोई जीन्स या कोई आइटम विद प्राइस टैग इन द शोरूम लगाया हुआ है डिस्प्ले में, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफर फ्रॉम दैट शॉप ओनर और शोरूम ओनर टू यू, but is an example of invitation to offer from the shop owner to you. Now, on receiving that invitation to offer, you will give an offer to the shopkeeper that I want to purchase this thing in this price. It is solely at the discretion of the shopkeeper whether he wants to accept your offer or reject your offer, whether he wants to एक्सेप्ट यानी कि वो आपको वो चीज़ आपने जिस प्राइस में बोली है उस प्राइस में बेचना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है। आप उसे बाउंड नहीं कर सकते कि चूंकि आपने डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद द प्राइस टैग इन द शोरूम लगाया है तो इट इज एन सिंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑफर एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट सो यू नीड टू सेल दैट टू मी। नो, इट इज नॉट द केस लाइक दैट। Display of goods with a price tag on them in a showroom or a shop is an example of invitation to offer. Number 1 example of invitation to offer. Number 2 example, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज मेंशन की गई है, कोई भी ऐसी लिस्ट, वो क्या होती है, इनविटेशन टू ऑफर होती है कि आप उस प्राइस लिस्ट को पढ़ के सामने वाले को ऑफर दें कि हमें ये वाला प्रोडक्ट इतने रुपीस में इतनी पीसेस ऑर्डर करने हैं, आप हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट बन के आप उसे फुलफिल कीजिए। सो हमने इस कैटेगरी में एग्जांपल क्या लिया था, बुक कैटलॉग जो पब्लिशर इशू करता है टू है बुक वेंडर, जिसमें अलग अलग राइटर्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स और उनकी प्राइसेस की डिटेल्स मेंशन रहती हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम द पब्लिशर टू द बुक वेंडर, जिसे पढ़ के बुक कीपर बुक वेंडर जब पब्लिशर को बुक्स का ऑर्डर प्लेस करेगा, दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफर और बुक पब्लिशर के पास में उस ऑफर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार रहता है। 3rd नंबर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग द टेंडर्स। यस, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग द टेंडर्स, जहां पर एडवर्टाइजमेंट जो होता है दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। आप उस एडवर्टाइजमेंट को भर के सप्लाई के लिए टेंडर भरते हैं, दैट इज एन ऑफर फ्रॉम योर साइड टू द कंपनी हु इज गिविंग द एडवर्टाइजमेंट, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट
offer, the company might accept one of the tenders and reject other tenders. So invitation advertisement equals to invitation to offer. जब आप उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और टेंडर भरते हैं, that would be an example of offer. और जब कंपनी किसी पर्टिकुलर टेंडर को एक्सेप्ट करती है, टेंडर को शॉर्टलिस्ट करके एक्सेप्ट करती है, दैट वुड बी एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑफर एंड रिजेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑफर्स. यस, सो तीसरा एग्जाम्पल. चौथा एग्जाम्पल, जब कोई कंपनी शेयर इशू करने के लिए, पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कि सारी डिटेल्स दी हुई होती है उस कंपनी की A to Z, जिसको पढ़ के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो दैट प्रोस्पेक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम द कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज. एंड पब्लिक में से जिस किसी ने भी उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के और एप्लीकेशन लगाई, दैट एप्लीकेशन लगाना इज एन एक्ट ऑफ गिविंग ऑफर फ्रॉम दैट पर्सन साइड टू द कंपनी दैट आई वांट टू परचेज, फॉर एग्जांपल योर 100 शेयर्स एट this rupees, please allot me these shares, I am giving you the offer to purchase your 100 shares. और कंपनी या तो उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी. क्यों? आया समझ में? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और एक्सेप्टेंस क्यों ऐसा किया गया है? ऐसा सिंपली इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार कंपनी के पास में ओवर सब्सक्रिप्शंस भी तो आते हैं, तो उन्हें सारी की सारी एप्लीकेशंस तो एक्सेप्ट करना बनता नहीं है, तो इस वजह से. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल. एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल, ऑक्शन हेल्ड विथ करने के लिए आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर. जिस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के लोग उस ऑक्शन में आएंगे और उस ऑक्शन में आएंगे और ऑक्शन में बोली लगाएंगे. बोली लगाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफर, और फॉल ऑफ हैमर पे एक्सेप्टेंस आ जाएगा. बात समझ में आई? पांचों एग्जाम्पल क्लियर हुए इन्विटेशन टू ऑफर के या नहीं? आइए इन्विटेशन टू ऑफर पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं जो कि आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है ना. तो केस लॉ इज, द नेम ऑफ द केस इज हार्वी वर्सेस फेसी एंड इट इज एन इंग्लिश केस. ठीक है, in this case the Privy Council succinctly explained the distinction between an offer and an invitation to offer. ये वो लैंडमार्क केस है जहां पर इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस समझाया गया था. द प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट्स 2 क्वेश्चंस. अब प्लेंटिफ कौन है यार जिसने केस कर दिया? डिफेंडेंट जो उस केस को डिफेंड कर रहा है. ठीक है, बात समझ में आई? जिसके अगेंस्ट केस किया गया है. सो प्लेंटिफ्स थ्रू अ टेलीग्राम, तो ये प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट्स को एक टेलीग्राम भेजा. कैसा टेलीग्राम भेजा कि आजकल तो टेलीग्राम चलते नहीं है बॉस, आप भी जानते हैं, खत्म हो चुके हैं थोड़े टाइम पहले. तो टेलीग्राम में 2 चीजें उसने पूछी, 2 क्वेश्चंस, नेमली विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन. ये कोई एक स्पेशल तरीके का पेन था. विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस. क्या पूछा था? 2 सवाल पूछे थे. क्या आप हमें बेचेंगे, और लोएस्ट कैश प्राइस उसकी हमें आप टेलीग्राम कीजिए. ठीक है, अब डिफेंडेंट्स जो थे उन्होंने replied through telegram that the lowest price for the bumper hall pen is £900. ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया बेटों ने. सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर दिया? लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज £900. The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy the bumper hall pen at £900. अब ये इनका जो एक्सेप्टेंस था, वी एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पेन एट £900. तो ये एक्सेप्टेंस जो था, क्या इस वाले ऑफर के लिए
माना जाएगा? क्या ये एक ऑफर था? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब डिफेंडेंट ने प्राइस बताई उसकी, ये पेन 900 पाउंड्स का है, 900 पाउंड्स का है, तो उस समय क्या ये ऑफर था? ये किस बात पे डिसाइड होगा कि ये ऑफर था या नहीं था, या ये इनविटेशन टू ऑफर था? अपन ने एक बात पढ़ी थी, याद कीजिए, फाइनल विलिंगनेस ऑफ द पर्सन, वेदर हु वांट्स टू गेट बाउंड वेदर ही वांट्स टू गेट बाउंड बाय इट और वेदर ही इज विलिंग टू निगोशिएट। ठीक है, उसने पहले वाले सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया कि हाँ मैं आपको अपना बम्पर बॉल पेन बेचूंगा, बम्पर हॉल पेन। ठीक है, उस बात का तो जवाब नहीं दिया। तो फाइनल विलिंगनेस का तो कहीं पर भी इसमें कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, जबकि सामने वाले प्लेंटिफ ने ये समझ लिया कि हाँ इसने हमें प्राइस मेंशन करी है, तो ये इसकी तरफ से हमें ऑफर है कि मैं 900 पाउंड्स में बेचना चाहता हूँ और मैं अपनी एक्सेप्टेंस देके अपन कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। क्योंकि ऑफर का जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है और ट्री के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अग्रसर होके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, however the defendants refused to sell the property at the price। अब प्लेंटिफ ने कहा जब आपने मुझे ऑफर दिया था 900 पाउंड का, तो मैंने तो उसे एक्सेप्ट किया और ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब आपको मुझे बेचना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे क्या अपना? तो प्लेंटिफ ने इसी बात पे स्यू कर दिया, यानी कि केस कर दिया। स्यू करना मतलब केस करना। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आई विल स्यू यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट एंड आई विल स्यू यू, मैं आप पे केस करूंगा। The plaintiff sued the defendants contending that they had made an offer to sell the property at £900 and therefore they are bound by the offer। क्योंकि हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया है तो वो अब इससे बाउंड होंगे। However, the Privy Council did not agree with the plaintiffs on the ground that, यानी कि प्लेंटिफ जिसने केस किया उसकी बात से एग्री नहीं किया। और ग्राउंड क्या था डिसएग्रीमेंट का? While the plaintiff have asked 2 questions, defendant replied only to the second question by quoting the price, but did not answer the first question and reserved their answer with regard to their willingness to sell। negotiate करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, willingness नहीं दिखाई थी उन्होंने अपनी फाइनली उस पेन को सेल करने की। Thus they made no offer at all। Their lordship, lordship मतलब कि जो जज थे उस केस में, their lordship held that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell the person who had inquired about the price। So इस तरीके से ये केस लॉ आपको ध्यान रखना है कि जो विलिंगनेस वर्ड होता है ना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वे वर्सेस फेसी वाला जो केस है ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम आगे दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। बहुत टाइम दिया है हमने इनविटेशन टू ऑफर, और ऑफर को बहुत टाइम इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद आवर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। ठीक है, तो the offer must be communicated, fourth essential element, the offer must be communicated to the other party, या फिर कम्युनिकेशन का पॉइंट। आइए समझते हैं। एक इसमें पढ़ते हैं, an offer is effective only when it is communicated to the person to whom it is made। जिसको ऑफर देना है, जब उसे ऑफर कम्युनिकेट किया गया तो ही वो ऑफर इफेक्टिव हुआ माना जाएगा। यानी कि एक्स ने वाई को एक ऑफर देने का सोचा, और वो ऑफर जब तक वाई को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, क्या वाई उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? जब तक वो ऑफर वाई की नॉलेज में वो ऑफर आया ही नहीं कि ऐसा कोई ऑफर है, तो क्या वाई ने भले ही वो काम कर दिया हो, जब तक ऑफर उसकी नॉलेज में नहीं है तब तक उसके एक्ट जो हैं वो एक्सेप्टेंस ऑफ दैट एक्ट टुवर्ड्स दैट ऑफर नहीं कहलाए जा सकते हैं। जब तक ऑफर उसकी नॉलेज में नहीं है तब तक एक्सेप्टेंस के जैसे एक्ट
जो उस ऑफर के प्रति हैं वो एक्सेप्टेंस वाले एक्ट कहलाए ही नहीं जा सकते हैं। और जब तक ऑफर का एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं, क्या ये फाइनली कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। इफ द अदर पार्टी इज नॉट अवेयर अबाउट दैट ऑफर, भले ही वैसे उसके एक्ट्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर वाले एक्ट्स हों, लेकिन उसे नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा एक ऑफर चल रहा है, तब तक वो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता है। ये नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इट्स अ लैंडमार्क केस। लैंडमार्क क्या होता है बेटा? यदि आपको शास्त्री नगर में कहीं पर जाना हो तो आप कहां से रास्ता समझने की कोशिश करेंगे? हाँ भैया, शास्त्री सर्कल है, वहां से आप लेफ्ट ले लेना, वहां से थर्ड गली पकड़ लेना। तो शास्त्री सर्कल इज द लैंडमार्क जहां से आपको रास्ता मिलता है। उसी तरीके से हमारे लॉ में भी लैंडमार्क केसेस होते हैं, यानी कि लॉ में भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए जब हमें किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वो लैंडमार्क हमें हमारा रास्ता दिखाने में ढूंढने में मदद करते हैं। दोज आर नोन एज द लैंडमार्क केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम माइनर वाला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अलग अलग बहुत सारे लैंडमार्क केसेस आएंगे, जिसमें से एक होगा मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसमें डिसाइड हुआ था माइनर एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही गलत होते हैं। पढ़ा था ना, एग्रीमेंट विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो, एंड नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। ठीक है, उसी तरीके से लैंडमार्क केस का मतलब समझ में आया? जो लैंडमार्क हमें रास्ता हमें बताकर हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में मदद करे। सो वन सच लैंडमार्क केस इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इसमें लालमन जी को तो एल से रिप्रेजेंट कर दिया है हमने, और गौरी दत्त को जी से रिप्रेजेंट कर दिया है। केस करने वाला कौन है? लालमन शुक्ला साहब हैं। और किस पे केस किया गया है? गौरी दत्त साहब पे किया गया है। लालमन शुक्ला जी गौरी दत्त साहब के एक सर्वेंट हुआ करते थे। ठीक है, आइए केस पढ़ते हैं। जी सेंट हिज सर्वेंट एल, यानी कि गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को भेजा, जो लालमन शुक्ला उनके सर्वेंट थे गौरी दत्त जी के। सो जी सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज लॉस्ट नेफ्यू। उनका जो घर का एक बच्चा गुम गया था उसको ढूंढने के लिए जी ने एल, जो कि उनका एक सर्वेंट था, उसको भेजा कि जाओ मेरे घर के गुमे हुए बच्चे को ढूंढ के लाओ। और सर्वेंट को, व्हेन द सर्वेंट हैड लेफ्ट, सर्वेंट साहब चले गए ढूंढने के लिए बच्चे को। भाई मालिक का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना। इसी पीछे मन में एक एंजाइटी हुई जी साहब के, गौरी दत्त साहब के, और उन्होंने कहा यार बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया एक रिवार्ड। जनरली करते हैं ना, जो कोई भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे इतने रुपए इनाम में दूंगी। तो इससे क्या होता है? चांसेस ब्राइट हो जाते हैं बच्चा मिल जाने के। सो जी अनाउंस्ड अ रिवार्ड ऑफ ₹500 टू एनीवन हु ट्रेसेस द मिसिंग बॉय। जो भी उस घुमे हुए बच्चे को ढूंढ लाएगा, उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब इस दौरान क्या हुआ? सर्वेंट तो चला गया था और पीछे से उन्होंने जी ने ये रिवार्ड अनाउंस कर दिया। अब इस दौरान क्या हुआ? एल जो था लालमन शुक्ला, उसको वो बच्चा मिल गया। ही फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। वो घर पे ले आया उस बच्चे को ढूंढ के। अब बाद में एल को पता पड़ा, लालमन शुक्ला को पता पड़ा कि अच्छा मालिक ने ऐसा एक रिवार्ड भी घोषित कर दिया था। He filed a suit against G to recover the reward. उसने पहले पैसा मांगा गौरी दत्त से, गौरी दत्त ने देने से मना कर दिया। तो उसने कहा, उस जमाने में 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी बेटा। सो उसने एक केस फाइल किया गौरी दत्त के अगेंस्ट, लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त के अगेंस्ट एक केस फाइल किया टू रिकवर द अवार्ड। It was held that
L was not entitled to get the reward because he did not know about the reward when he found the missing boy. जब एल ने उस गुमे हुए बच्चे को ढूंढा और अपने मालिक के पास में लाया, गौरी दत्त के पास में लाया, उस समय तक उसे भान नहीं था कि मालिक ने ऐसा एक ऑफर भी दे रखा है. ऐसा ऑफर एल के नॉलेज में ही नहीं था. जब आपके नॉलेज में कोई ऑफर है ही नहीं तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? वापस सुनिए, जब आपके नॉलेज में कोई ऑफर है ही नहीं तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? या आपके एक्ट्स जो एक्सेप्टेंस के एक्ट हैं वो उस ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस के एक्ट बनेंगे? क्या बताया था मैंने? नहीं. जब तक ऑफर की नॉलेज ही नहीं है आपको, आप उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, या आपके एक्सेप्टेंस के एक्ट्स टुवर्ड्स दैट ऑफर बनेंगे ही नहीं. देयरफॉर ऑफर का जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक दोनों पार्टीज बाउंड ही नहीं होंगी. तो अपना पॉइंट क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी और नॉट. यस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड सो दैट ही कैन एक्सेप्ट इट. यदि उसे ऑफर की नॉलेज ही नहीं है तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है. हाँ, यदि इस दौरान बच्चा ढूंढने से पहले ही मार्केट से एल को खबर मिल जाती कि यार मालिक ने तो इस पर रिवार्ड भी घोषित किया है, और फिर वो ढूंढ के लाता, तो उसके एक्ट्स कैसे हो जाते? एक्सेप्टेंस के बिल्कुल वैलिड एक्ट होते और गौरी दत्त साहब 500 रुपये देने के लिए बाध्य हो जाते. लेकिन चूंकि क्या लिखा है एग्जाम्पल में, जब बच्चा मिला और वो लेके आया तब तक उसे उस रिवार्ड या ऑफर का ध्यान ही नहीं था, तो उसके एक्ट एक्सेप्टेंस के एक्ट नहीं कहलाएंगे एंड ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टुवर्ड्स दोज 500 रुपीज. बात समझ में आई? इसी तरीके के सिमिलर एग्जाम्पल हैं फिच वर्सेस नेडेकर के, और एग्जाम्पल नंबर 1 ये आप लोग देख लीजिएगा. मेन पॉइंट जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया. आइए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5. ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी. Offer must be made with a view to obtain the consent of the offeree. आप किसी पर्सन को ऑफर क्यों देते हैं? क्योंकि आपका इंटेंशन होता है उस बंदे की एक्सेप्टेंस लेने का, क्योंकि जब तक ऑफर का एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा क्या तब तक वो आगे कॉन्ट्रैक्ट के पथ पे अग्रसर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, यानी कि जिसे ऑफर दिया जा रहा है. ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी जिसे ऑफर दिया जा रहा है. एन ऑफर टू डू और नॉट टू डू, यानी कि टू डू तो हो गया पॉजिटिव ऑफर, टू डू समथिंग, not to do negative offer, not for doing something. It must be made with a view to obtain the consent or assent of the other party. ये तो बहुत बेसिक सी बात है. केवल mere enquiry या statement of intention या communication of information, it is not an offer. Yes, हम सामने वाले को बोल रहे हैं quote the lowest price for a bumper ball pen. सबसे कम प्राइस कोट करो. यस, तो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी. एक बार ऑफर की डेफिनेशन को वापस पढ़ लीजिए. ऑफर की डेफिनेशन क्या बोलती है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. सेकेंड पार्ट क्या था? with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence. वापस पढ़ो डेफिनेशन में. when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything,
with a view to obtain the assent of that other person towards such act or abstinence, then he is said to make a proposal. ऑफर की डेफिनेशन में ही ये पॉइंट दिया हुआ है कि with a view to obtain the assent. ऑफर क्यों दिया जाता है? with a view to obtain the assent या consent of that other towards such act or abstinence. yes, यदि आपका सामने वाले का एक्सेप्टेंस लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं है तो फिर वो ऑफर कहलाएगा ही नहीं. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आइए. द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एन ऑफर मे बी कंडीशनल. एक ऑफर कंडीशनल हो सकता है भैया, कंडीशन डाली गई हो सकती है. वैसे ऑफर्स भी वैलिड ऑफर्स कहलाते हैं. ऐसा मत बोलना कि यार कंडीशन डाल दी तो ये वैलिड ऑफर नहीं है. पढ़ के समझना चालू करते हैं. द ऑफरर इज फ्री टू ले डाउन एनी टर्म्स एंड कंडीशंस इन हिज ऑफर, एंड इफ द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द ऑफर then he would be bound by those terms and conditions. ऑफरर जो कि ऑफर देने वाला है वो अपने ऑफर में बाकायदा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकता है, और सामने वाली पार्टी को यदि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कम्युनिकेट हुई हैं और वो उसे एक्सेप्ट करता है, then he would be bound by those terms and conditions. The important point is that if there are some special terms and conditions, they should be communicated. मैंने क्या बोला था? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, और यदि वो उन्हें एक्सेप्ट करता है उन कंडीशंस को, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑफर में जो दी हुई हैं, तो फिर वो उनसे बाउंड होने लगेगा. आइए दो एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल, राम ने श्याम को बोला, श्याम बाबू ये जो रोलेक्स वॉच है इसकी मार्केट में कीमत 3 लाख रुपए है, ये मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में देने को तैयार हूं. ये मैं तुम्हें मात्र 1 लाख रुपए में देने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज दैट मैं तुम्हें इस घड़ी को परसों दूंगा, और तुम्हें यदि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें 50,000 रुपये मुझे एडवांस में अभी देने होंगे. यदि तुमने एडवांस में मुझे ये पैसे दिए तो मैं ये रोलेक्स वॉच जो 3 लाख रुपए की है परसों तुम्हें 1 लाख रुपए में दे दूंगा. ठीक है, ऑफर क्या था? रोलेक्स घड़ी खरीदते हो क्या 3 लाख रुपए वाली 1 लाख रुपए में, और यदि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो मेरी एक कंडीशन है कि एडवांस 50,000 रुपये देने होंगे, बाकी के पैसे आप मुझे घड़ी डिलीवरी देते वक्त ही दे दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कंडीशन डाल दी, समझ में आ गई. अब यदि श्याम को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो उसे उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 50,000 रुपये एडवांस साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में अभी के अभी देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे. यस. आइए सेकंड एग्जांपल. हम लोग जनरली देखते हैं एक्स और वाई के बीच में कुछ भी, कैसी भी एक डील हो रही है. एक्स ने वाई को ऑफर दिया और वाई को बोला भैया पेमेंट में या तो आरटीजीएस से लूंगा या एनईएफटी से लूंगा. समझते हैं ना इनका मतलब? आरटीजीएस एनईएफटी बैंक में ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई चेक से पेमेंट नहीं करना है, कोई कैश पेमेंट नहीं करना है. यदि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो पेमेंट आरटीजीएस या एनईएफटी से ही करना पड़ेगा. तो कंडीशन डाल दी ऑफर एक्सेप्टेंस के प्रति. यस. सो आपको समझ में आया, एन ऑफर में बी कंडीशनल एज वेल. स्पेशल कंडीशन सामने वाली पार्टी को आपने कम्युनिकेट कर दी है, उसकी नॉलेज में है, और फिर भी वो एक्सेप्टेंस देना चाहता है तो ही विल बी बाउंड बाय दोज कंडीशंस. और वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो फिर अब ऑफर उसके लिए वैलिड नहीं रह जाए, मतलब ऑफर उसके लिए स्टैंड नहीं करेगा और वो एक्सेप्टेंस उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाई जाएगी. बात समझ में आई? सो आज हमने 6th पॉइंट तक कर लिया है, एन ऑफर में बी कंडीशनल तक. सो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा ये सारी बातें. Like Lalman Shukla versus Gauri Dutt, it's a landmark case. Yes. और
जो बात उस लैंडमार्क केस में कही गई है उसे 2 लाइंस के अंदर शॉर्टली नोट डाउन करके रखिएगा अपने नोट्स में। हैंड रिटन नोट्स पे हम लोग इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं बेटा? एक तो होता है अपन ने जस्ट रीडिंग लगा ली, हाँ पढ़ लिया, ये चीज़ें होती है। जब तक आप अपने हाथ से काम को नहीं निकालते हो, क्या आप सही में उस काम को याद रख पाओगे? बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, रिगरस प्रैक्टिस। लिखा हुआ हमेशा याद बेहतर रहता है केवल पढ़े हुए के बनिस्पत, इन कंपैरिजन टू ओनली व्हाट यू हैव रेड। And if in addition you have also written that in your own language by understanding, yes, there are brighter chances that you will be able to retain it into your memory for a longer period of time. And since you'll be writing it after understanding it properly, then the chances are even brighter that you'll understand, you'll remember it. And इस प्रोसेस में एक बात और हो जाएगी, यदि आपको कोई डाउट आता है तो आपको वो भी दोबारा लिख के और पढ़ के और लिखने से समझ में आ जाएगा, यार ये पॉइंट समझ में नहीं आया, एक बार वापस देख लेता हूँ वीडियो को, या फिर वापस देख लेता हूँ, या फिर सर से पूछ लेता हूँ कि यार मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक बार इसे वापस समझा दीजिए। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलना रियली ज़रूरी हो जाता है, जो कि जब आप बार बार डेली बेसिस पे जैसे ही वीडियोस देख रहे हैं आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा याद होने की, समझने की और रिटेन करके रखने की दिमाग में उस चीज़ को आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ आवर करंट क्लास। बाकी के एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर जो हैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स।